हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। देखो, आपके लिए जैसा कि आपको स्लाइड पे शो हो रहा है, टारगेट आरएस प्री 2023। तो आरएस का 2023 का जो एग्जाम आ रहा है उसको हम उसका टारगेट लेकर के उसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं साइंस से, तो हम आपके लिए T10 सीरीज लेके आए हैं, यानी कि टॉप 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो डेली आपको करवाया जाएगा। तो देखो, हम अभी आपको साइंस के क्वेश्चन लेके आए हैं, तो ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो इसी प्लेलिस्ट में आपको आरएस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या फिर नए क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो आपको डेली के आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्लास भी आपकी 20 मिनट की रहेगी। तो उसमें आपको टॉप 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो इसमें से आपका पेपर सेट बैठ सकता है। तो आपको अच्छे से समझना है इसको और डेली आपने क्लास को ज्वाइन करना है ताकि आप आरएस का एग्जाम है अच्छे से कर पाएं। तो देखो, हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखो, यहाँ से इसके द्वारा आप अपनी तैयारी भी जान सकते हैं कि हमारा कितना तैयार हो गया पोर्शन। तो पहला क्वेश्चन आपका है MOEMS का पूर्ण रूप क्या है। तो हमें MOEMS का पूर्ण रूप बताना है। तो देखो, MOEMS क्या है? ये एक यांत्रिक, ऑप्टिकल और विद्युत प्रणालियों का एकीकरण है। ये आपका यांत्रिक तो हो गया, आपका मैकेनिकल। ऑप्टिकल जो ये आईज से रिलेटेड जो होता है उसको ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो ये जो आपका MOEMS है, ये यांत्रिक, ऑप्टिकल और विद्युत प्रणालियों का क्या है? एकीकरण है। ये क्या आपका, एक तो यांत्रिक, उसके अलावा यांत्रिक के अलावा क्या आ गया आपका? यांत्रिक के अलावा ऑप्टिकल, यांत्रिक के अलावा क्या आ गया आपका? ऑप्टिकल और विद्युत, ऑप्टिकल और उसके अलावा क्या आ गया आपका? विद्युत। ये जो तीनों की तीनों प्रणालियां है ना, इसका क्या है कि एकीकरण है। तीनों को मिलाकर के आपका क्या बना है? MOEMS। एक तो यांत्रिक को अपने क्या बोलते हैं? मैकेनिकल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? यांत्रिक को मैकेनिकल। यांत्रिक को अपने क्या बोलते हैं? मैकेनिकल। ऑप्टिकल को क्या बोल सकते हैं आप? ऑप्टिकल को बोल सकते हैं ऑप्टो। और विद्युत को अपने क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल। क्या बोलते हैं? विद्युत को इलेक्ट्रिकल। अब देखो, MOEMS का हमने बताना है पूर्ण नाम क्या है। तो MOEMS का पूर्ण नाम जो है वो है आपका माइक्रो। M से क्या बना आपका? माइक्रो। O से क्या बना आपका? ऑप्टो। E से क्या बन गया आपका? इलेक्ट्रो। और M से क्या होगा? मैकेनिकल सिस्टम। तो आपका क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। देखो, ये क्या आपका? यांत्रिक, ऑप्टिकल और विद्युत, तीनों की तीनों जो आपकी प्रणालियां हैं इनका क्या एकीकरण होता है। तो देखो, तीनों का एकीकरण, तो देखो, माइक्रो, ऑप्टो, इलेक्ट्रो, मैकेनिकल सिस्टम। तो यांत्रिक को अपने क्या बोलते हैं? मैकेनिकल बोलते हैं। ठीक है, यांत्रिक को अपने मैकेनिकल बोलते हैं, ऑप्टो बोलते हैं ऑप्टिकल को, और विद्युत को अपने क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल। तो मैकेनिकल, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए जो सिस्टम है उसको अपने बोलेंगे MOEMS। तो M का मतलब क्या हो गया? माइक्रो, ऑप्टो, इलेक्ट्रो, मैकेनिकल सिस्टम। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका राइट होगा। उसके बाद हम चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या आपका? दुर्दम या फिर इसको अपने क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट मलेरिया क्या होता है? दुर्दम या फिर अपने मैलिग्नेंट मलेरिया क्या होता है, इसके बारे में हमने जानना है। तो देखो, सबसे पहले अपने को पता होगा ये मैलिग्नेंट होता क्या है। देखो, ये मैलिग्नेंट क्या होता है? मैलिग्नेंट होता है जैसे कैंसर हो गया या फिर किसी भी रोग में जो गांठ बन जाती है, कैंसर का रोग हो या फिर अन्य कोई भी रोग में क्या बन जाती है? गांठ बन जाती है। शरीर में आपके क्या बन जाती है? गांठ बन जाती है। और वो गांठ है जिसके द्वारा क्या हो सकती है आपकी? उसके द्वारा आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये आपका कैसा रोग है? बहुत ही मतलब कि अनियंत्रित रोग है, इसमें नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आपका घातक रोग है। तो दुर्दम मलेरिया जो होता है ये किसके कारण होता है? दुर्दम मलेरिया जो आपका होता है ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है। किससे होता है आपका? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें जैसे ही मतलब कि आपको मलेरिया तो पता ही है, मलेरिया किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम से फैलता है ना। मलेरिया किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम या फिर आप प्रोटोजोआ बोल सकते हो, प्रोटोजोआ से आपका मलेरिया फैलता है। अब इसमें क्या होगा? ये कोई मच्छर आएगा है ना, मच्छर आएगा तो मच्छर क्या करेगा? वो जब मानव को काट जाएगा तो मानव के अंदर वो क्या है? अपने जीवाणु छोड़ जाएगा। मानव के अंदर क्या है? मानव के शरीर में जैसे वो आपको आएगा तो बॉडी पे काटेगा आपकी,
बॉडी पे काटेगा तो बॉडी पे काटेगा तो आपके जो जीवाणु है वो कहां से चल जाएंगे, ब्लड के थ्रू वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। प्लाज्मोडियम का नाम है, क्या नाम है, फैल्सीपेरम। ये जब आपकी बॉडी पे काटा, जैसे ही आपके रक्त में यदि ये जीवाणु चल गया तो रक्त से आपका क्या होगा, ये पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा। तो इससे जो आपको ये दुर्दम मलेरिया हो सकता है। तो ये बहुत ही घातक बीमारी है, तो जितना ज्यादा बचा जा सके इससे बचना है। और इसमें क्या होता है, ये जो अपना वायरस होता है या फिर जो ये प्लाज्मोडियम होता है, वायरस नहीं, जो ये प्लाज्मोडियम होता है, ये अपने ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है और जिससे हमें ये मलेरिया हो जाएगा। तो हमारा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर में किस हिस्से को संक्रमित करता है। तो ये जो आपका इसका आंसर होगा मस्तिष्क। तो ये जो जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक है ये किसको प्रोवाइड करता है, ये आपका मस्तिष्क को प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है, मस्तिष्क। और मस्तिष्क को साइंस की टर्म में क्या बोलता है, न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। और जो मस्तिष्क का डॉक्टर होगा उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा न्यूरोलॉजिस्ट। क्या बोलेगा, न्यूरोलॉजिस्ट। 3-4 बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। एक तो हो गया लॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। किसी भी चीज का अपने अध्ययन कर रहे हैं तो उसके लास्ट में क्या लगेगा, लॉजी। यदि आपसे पूछा जाए कि मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो मस्तिष्क के लिए हमें टर्म पता है क्या होती है, साइंस की टर्म मस्तिष्क को क्या बोलते हैं, न्यूरो बोलते हैं। तो मस्तिष्क का अध्ययन क्या होगा, मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा आपका न्यूरोलॉजी। क्या कहलाएगा, न्यूरोलॉजी। किसी भी चीज का अपने अध्ययन कर रहे हैं तो उसके लास्ट में क्या लगेगा, लॉजी लगेगा। और यदि किसी का विशेषज्ञ या फिर डॉक्टर है उसको क्या बोलेंगे, लॉजिस्ट। क्या बोलेंगे, लॉजिस्ट। लॉजिस्ट का मतलब क्या है, उसी में उसने महारत हासिल कर रखी है या उसका वो विशेषज्ञ है। तो देखो जैसे मस्तिष्क का जो डॉक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट। और मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्यतः है। तो देखो इसमें क्या है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी। सीएनजी का पूरा नाम क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये किसमें भरी जाती है, आजकल तो जो आपके ऑटो वगैरह हैं उसमें भी सीएनजी आपको भरी हुई मिलती है। तो इसका अपने को मुख्य घटक बताना है। तो इसका जो मुख्य घटक है वो क्या है, मीथेन। और मीथेन को अपने क्या बोलते हैं, मीथेन को लिखते हैं अपने CH4 से। और जो कार्बन है, कार्बन हमेशा, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता हमेशा कितनी होती है, 4 होती है। देखो इसमें हमेशा कितने H जुड़ते हैं, 4 H जुड़ेंगे। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो देखो यहां भी क्या है, CH4। तो इसी को अपने क्या बोलते हैं, मीथेन। ठीक है। और मीथेन गैस हमें कहां पे मिली है, मार्स पर, मंगल ग्रह पर जो गैस मिली है वो कौन सी है, मीथेन। मार्स अपने किसको बोलते हैं, मंगल को बोलते हैं, मंगल ग्रह को बोलते हैं मार्स। उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, उसके अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंसर सेंटर है, वो कहां पे स्थित है, वो आपका स्थित है जोधपुर के अंदर। कहां पे स्थित है, जोधपुर के अंदर। तो देखो अब हाल ही में जो अपनी घटनाएं, जो इससे रिलेटेड घटनाएं हैं वो हमें याद होनी चाहिए। तो देखो एक तो आपको इसरो के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में, इसरो के बारे में। इसरो का जो अपना हेडक्वार्टर है वो कहां पे आपका, बेंगलोर के अंदर। कहां पे, बेंगलुरु के अंदर। कहां पे, बेंगलुरु के अंदर। और इसरो ने हाल ही में अपना जो चंद्रयान 3 है वो भेजा है। क्या भेजा है, चंद्रयान 3 भेजा है। और ये कहां पे जाएगा, ये जाएगा आपका चंद्रमा की सतह पर। कहां जाएगा, चंद्रमा की सतह पर। और ये अपना क्या है, सफल भी हो चुका है। कब पहुंच गया था ये, 23 तारीख को, 23 अगस्त को ये हमारा सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गया था। और भारत कैसा देश बन गया, भारत पहला देश बन गया जो दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रयान पर एंट्री की है। और चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया। अपना जो भारत देश है वो कौन सा है, पहला देश है। और वैसे चंद्रमा पर पहुंचने वाला तो चौथा देश बन गया। और बट देखा जाए कि दक्षिणी ध्रुव से पहुंचने वाला कौन सा हो गया, पहला देश हो गया। दक्षिणी ध्रुव पे क्यों नहीं पहुंचा गया अभी तक, क्योंकि वहां पे क्या है, गड्ढे हैं और वहां पे प्रकाश की भी अनुपस्थिति है, इस कारण। और वहां पे जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है,
इस कारण वहां पर अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया और भारत जो अपना दक्षिण ध्रुव से एंट्री करने वाला कौन सा देश बन गया है, पहला देश बन गया है। और इसरो है उसके बारे में आपको याद रखना है कि उसका जो आपका हेडक्वार्टर है कहाँ है, बेंगलुरु में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1669 के अंदर। कब हुई थी, 1669 के अंदर, 1969 के अंदर। कब हुई थी, 1969 के अंदर इसरो की स्थापना हुई थी। और अब इनके चेयरमैन कौन से हैं, इनके चेयरमैन है एस सोमनाथ। कौन है, एस सोमनाथ। जो करंट में जो चेयरमैन है उसको आपने याद रखना है, कौन है, एस सोमनाथ। और जिनकी अध्यक्षता में ही जो अपना चंद्रयान 3 है वो भेजा गया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वांटम डॉट क्या है। तो देखो क्वांटम डॉट क्या है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वांटम डॉट है क्या चीज है। तो क्वांटम डॉट है ये अर्धचालक सामग्री है, जो क्या है आपकी अर्धचालक सामग्री है, जिसमें क्या होते हैं छोटे कण या नैनो क्रिस्टल होते हैं। ये आपकी एक अर्धचालक सामग्री है जिसके अंदर क्या होते हैं छोटे क्रिस्टल होते हैं या नैनो कण बोल सकते हो। तो नैनो संरचना है ये आपकी क्या, अर्धचालकों की क्या है, नैनो संरचना। तो देखो अर्धचालक क्या होते हैं, देखो सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक देखो एक तो होता है आपका चालक, एक तो होता है आपका चालक और एक होता है कुचालक। ठीक है, चालक तो ऐसा होगा जिसमें क्या है विद्युत का प्रवाह हो जाएगा, विद्युत का प्रवाह हो जाएगा। कुचालक क्या है, कुचालक ऐसा होगा जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। और अर्धचालक क्या है, अर्धचालक ऐसे हैं जिसमें अपने कुछ ना कुछ मिला दें, कुछ ना कुछ मिला दें, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ डोपिंग कर दें, कुछ ना कुछ उसमें डोपिंग कर दें या फिर उसमें कुछ ना कुछ मिला दें, जिससे क्या है वो चालक में परिवर्तित हो सकता है। तो उसी को अपने क्या बोलते हैं, अर्धचालक। जैसे आप उदाहरण के लिए देख सकते हो लकड़ी, क्या देख सकते हो, लकड़ी। और यदि अपनी लकड़ी है वो सूखी है, लकड़ी क्या है, सूखी है, तो वो क्या है कि वो किसकी तरह व्यवहार करेगी, वो किसकी तरह व्यवहार करेगी, वो करेगी कुचालक की तरह व्यवहार। किसकी तरह, कुचालक की तरह। अब इसमें यदि मैं डोपिंग कर देता हूं, यानी कि इसको मैं पानी के अंदर डुबा दिया, पानी के अंदर डुबा दिया, तो यानी हमने इसकी क्या कर दी, इसमें कुछ ना कुछ मिला दिया, इसमें डोपिंग कर दी। अब जब पानी के अंदर डोपिंग कर देंगे तो ये हमारी लकड़ी कैसे हो जाएगी, पानी से गीली लकड़ी हो जाएगी, है ना। अब जो पानी से गीली लकड़ी होगी वो उसमें क्या है कि करंट का फ्लो हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, अर्धचालक का उदाहरण है। इसके अलावा आपको याद रखना है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये भी आपके क्या है, अर्धचालक के उदाहरण है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टेथोस्कोप। अब देखो स्टेथोस्कोप की बात आ रही है, तो स्टेथोस्कोप क्या होता है। स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा, जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके गले में जो टंगा रहता है वो क्या होता है, स्टेथोस्कोप। और इसका काम क्या आता है, इसका काम यह है कि अपने हृदय की या हार्ट की धड़कन है उसको जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, उसको जानने के लिए उपयोग किया जाता है स्टेथोस्कोप का। और जो मनुष्य की हृदय की धड़कन वो कितनी होती है, 72 बार जो मनुष्य का हृदय है वो धड़कता है 1 मिनट में। 72 बार धड़कता है, कितनी बार, 72 बार, और कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो आपको यह भी याद रखना है कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है 1 मिनट के अंदर। अब जो स्टेथोस्कोप की धड़कन है, स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। तो ये किसके द्वारा पहुंचती है, ये पहुंचती है ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा। तो परावर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, ध्वनि का टकरा करके, जैसे मान लो कि ये आपकी सतह होगी, यहां से ये किरण हुई, इसको बोलेंगे अपने आपतित किरण। और ये वाली किरण है, इसको अपने क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। देखो दोबारा बताता हूं, ये तो आपकी क्या होगी, सतह होगी, ये आपकी सतह होगी। अब यहां से कोई प्रकाश की किरण आई है, इस सतह पर पड़ी, इस सतह पर पड़ी, यहां से क्या टकरा के क्या होगा, ये परावर्तित हो जाएगी, इसी को बोलेंगे आपतित किरण। और इसको जो यहां से परावर्तित हो जाएगी इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। ठीक है। अब देखो आपतित किरण और परावर्तित किरण होती हैं, इनका जो कोण का मान होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। कोण आई का मान किसके बराबर होगा, कोण आर के मान के बराबर होगा। आई का मतलब क्या हो गया, आपतन कोण, और आर का मतलब हो गया परावर्तन कोण। आई कोण आर के बराबर होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता कौन से है और उसका शिशु कौन से है। तो इसमें देखो माता तो क्या होगी, RH हीन होगी, माता क्या होगी, RH हीन होगी, और जो शिशु होगा वो क्या होगा, RH सहित होगा। तो देखो RH फैक्टर, तो RH फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले जो RH फैक्टर है वो किसमें देखा गया था, वो बंदर के अंदर देखा गया था। तो वो बंदर का नाम क्या था, बंदर का नाम था मकाका रिसस। क्या नाम था, मकाका रिसस।
तो यहीं से जो बीमारी है ये कहाँ पहुंची है, मनुष्य के अंदर पहुंची है। तो मकाका रिसस नाम का बंदर है, उसमें सबसे पहले RH देखा गया था। और ये जो RH फैक्टर है, अब इसमें हमारा जो क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन आपको नंबर मिलेगा 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ट्रायोसोमी 21 को किस नाम से जाना जाता है। अब देखो ट्रायोसोमी 21 है, ये कैसा रोग है, ये देखो ये आपका अनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है, अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग कैसे होते हैं, अनुवांशिक रोग ऐसे रोग होते हैं जो क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। कैसे, पीढ़ी दर पीढ़ी। पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे, जैसे मान लो कि आपके दादा से किस में आएगा, आपके पापा में आएगा, आपके पापा से आप में आ गया, और आपसे आपके बच्चों में जाएगा। तो इस प्रकार के रोगों को क्या बोलते हैं, अनुवांशिक रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुवांशिक रोग। जैसे वर्णांता हो गया, वर्णांता को अपने बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो ये भी आपका कौन सा रोग है, ये भी जो वर्णांता है ये भी आपका कैसा रोग है, अनुवांशिक रोग है। देखो वर्णांता को अपने क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। तो इसमें व्यक्ति को क्या है, इसमें व्यक्ति को लाल हरा और नीला रंग है, इसकी पहचान नहीं कर पाता। तो वर्णांता हो गया आपका अनुवांशिक रोग। और उसके अलावा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ये भी आपका क्या है, ये भी आपका है अनुवांशिक रोग। हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जम पाता। हीमोफीलिया रोग सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में देखा गया, इसीलिए इसका नाम शाही रोग भी रख दिया गया है। अब देखो ट्रायोसोमी कौन सी होती है, 21वें गुणसूत्र की, ये किस में होगी, तो देखो डाउन सिंड्रोम में। किस में होगी, डाउन सिंड्रोम में। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, सिंड्रोम का मतलब होता है जब बहुत सारे रोग इकट्ठे हो जाएं, उसको अपने क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। अब देखो ये क्या है, कौन सा, डाउन सिंड्रोम। देखो डाउन को आप ऐसे लिखते हो, तो डाउन को आप ऐसे लिखते हो, डाउन्स को आप ऐसे लिखोगे तो इसके शुरू वाले 2 अक्षर देखो, देखो ये तो आपका क्या बन गया, ये तो आपका बन गया 1, और ये आपका क्या बन गया 2। तो इसमें क्या होगी, 21वें गुणसूत्र की क्या होगी, ट्रायोसोमी। तो 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी किसमें होती है, डाउन सिंड्रोम में। एक होता है आपका पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम। अब देखो पटाऊ सिंड्रोम में कौन से गुणसूत्र की ट्रायोसोमी होती है, इसमें 13वें गुणसूत्र की। कौन से गुणसूत्र की ट्रायोसोमी होती है, 13वें गुणसूत्र की। ये भी आपका कौन सा रोग है, अनुवांशिक रोग है। तो इसको याद करने के लिए क्या रखना है, पटाऊ। पटाऊ से क्या है, 13 को पटाऊ, तो 13 को पटाऊ, 13 से क्या बन गया, 13वें। तो 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से कौन सा रोग होता है, ये होता है आपका डाउन। 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से कौन सा रोग होता है, पटाऊ सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम जो होता है 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से। तो याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया, पटाऊ में क्या होगा, 13 को पटाऊ, सो 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी। और डाउन्स को यदि आप देखोगे तो आप इसको लिखोगे, देखो ये 2 लग रहा है ना आपको, ये आपका 2 हो गया और एक ये 1 हो गया। तो 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी में कौन सा हो गया, आपका डाउन सिंड्रोम हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जूनोटिक रोग नहीं है। तो हमें जूनोटिक रोग के बारे में बताना है। तो जूनोटिक रोग है उसके बारे में हमें बताना है। तो जूनोटिक रोग पता होना चाहिए कि जूनोटिक रोग होता क्या है। देखो जूनोटिक रोग अपने किसको बोलते हैं, जूनोटिक रोग ऐसा रोग होता है जो किससे फैले, आपको जानवरों से फैले। तो जानवरों से फैलने वाला रोग, जानवरों से फैलने वाला रोग, जानवरों से फैलने वाला रोग क्या कहलाता है, आपका जूनोटिक रोग कहलाता है। अब देखो टीबी है, टीबी म्यूक्रोमाइसिस, म्यूक्रोमाइसिस है, ये आपका जानवर से नहीं फैलता। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो 107 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। अब रेबीज है, जो रेबीज जानवर से फैलता है, देखो इसका वाहक कौन होता है, कुत्ता। तो कुत्ते से फैलता है रेबीज, जो आपका कुत्ता है, कुत्ता आपका क्या वाहक है। और कुत्ते के मुंह में क्या होता है, रेब्डो वायरस। क्या होता है, रेब्डो वायरस। यदि रेब्डो वायरस आपकी बॉडी में एंटर हो जाएगा तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा, रेबीज। और प्लेग है, ये किससे फैलता है, चूहे से फैलता है। और सार्स भी आपका किससे फैलता है, किसी ना किसी जानवर से फैलता है। तो ये सभी के सभी आपके जानवर के रोग हो गए। और ये जो म्यूक्रोमाइसिस रोग है ये आपका क्या है, जूनोटिक रोग है। अब जो फंगस था ना, फंगस, उसी को अपने बोलते हैं म्यूक्रोमाइकोसिस। उसके बाद देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। तो देखो मैंने आपको विटामिन पढ़ाया था, तो विटामिन में मैंने आपको बताया था कौन कौन से विटामिन है। एक तो आपका विटामिन है ए, बी, सी, और उसके बाद डी और के और ई, ये आपके विटामिन है। अब देखो याद करने के लिए क्या बोलना है, याद करने के लिए एक तो है पानी के अंदर घुलनशील और एक है वसा के अंदर घुलनशील। पानी के अंदर घुलनशील कौन कौन से हैं, बी और सी। तो भैंस कहाँ जाएगी, भैंस जाएगी आपकी पानी के अंदर। तो बी और सी किस में है, पानी में घुलनशील। और वसा में घुलनशील कौन से, कीड़ा, के, ई,
डी ए। अब देखो इसमें कौन कौन से हैं वसा में घुलनशील है। देखो सी तो आपका किस में है, पानी में घुलनशील है, तो ये अपने को वसा में बताना है, तो ये आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। उसके बाद देखो ए है और सी है, तो देखो सी भी किस में घुलनशील है, सी भी पानी में घुलनशील है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखो ए और डी, देखो ए और डी इसमें मिल रहा है, तो वसा में घुलनशील कौन से हैं, ए और डी, ऑप्शन नंबर 3 है, ये आपका सही है। और विटामिन की खोज किसने की है, विटामिन की खोज की है फंक ने। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है, निम्न में से कौन सा आवर्ती बैंड इनसेट और जीसेट उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लिया था, तो कौन सा नहीं लिया था, ये लिया नहीं आता एमएफ। कौन सा नहीं लिया था, एमएफ। तो थर्ड नंबर ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका समुद्री में। किसमें पाया जाता है, समुद्री परिस्थिति तंत्र में। किसमें पाया जाता है, समुद्री में। देखो क्या होता है, इसमें जो उत्पादक होता है ना, उत्पादक की संख्या क्या होती है, कम होती है, तो इसका जो पिरामिड है वो कैसा बन जाता है, उल्टा बन जाता है। क्योंकि उत्पादक पे निर्भर करने वाले ज्यादा हो जाते हैं, तो इसका प्रतिबिंब जो इसका जो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा, आपका उल्टा पिरामिड बनेगा। तो ये थे जो आपके टॉप 10 क्वेश्चन जो आरएस में पूछे जा सकते हैं आपको, या प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इस पे आपको इसी प्रकार डेली आरएस के लिए जो टारगेट बैच है उसमें आपको हमेशा डेली के ही 10 क्वेश्चन मिलेंगे, और वो 10 क्वेश्चन आपने जरूर करने हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में आपके पूछे गए हैं या फिर आ सकते हैं। तो यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।